हेलो स्टूडेंट्स। कुछ दिनों से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था क्योंकि आप लोग को भी पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि मेरा रिज़ल्ट हुआ था और उस रिज़ल्ट में मुझे सफलता मिली और मेरे साथ साथ वाइफ को भी सफलता मिली बीपीएससी तैयारी में। उसके बाद फिर काउंसलिंग वगैरह की समस्याएं थी और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अवेलेबल थे, कुछ अवेलेबल नहीं थे। उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना था, इस वजह से कुछ समय लग गया। भाग दौड़ थी, कुछ लाइफ पटरी से उतर गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब फिर से मैं कंटिन्यू आपके पास आ गया हूँ, मेरा काउंसलिंग वगैरह हो गया है। तो आज हम लोग कंटिन्यू रखते हैं मैथ का। मैंने फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का 1.1 मैंने क्लियर कर दिया था और आज 1.2 लेकर हम आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग आज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में हम लोग आज बहुत ही ईजिली कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा कि 1.2 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा और कुछ चीज़ें आप लोग को सॉल्व करेंगे होमवर्क के तौर पर, तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेसन के सेकंड चैप्टर पर। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गुणनखंड के तौर पर दिया गया है। किसके तौर पर? गुणनखंड के तौर पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है? गुणनखंड। तो गुणनखंड हमने ऑफलाइन में आप लोग को कई बार बताया है, और अगर जो स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया हो वो फिर से हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालें। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 140 का गुणनखंड है कितना? 140 का क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 140 का गुणनखंड हम कैसे करें? देखो, गुणनखंड का मतलब पहले समझ जाओ, गुणनखंड का अर्थ क्या है। गुणनखंड, खंड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को छोटे छोटे रूप में विभाजित करना, बांटना। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको हम छोटे छोटे रूप में बांट देते हैं, किसके फलस्वरूप? अगर गुना करने पर, बांटने के पश्चात जब उसे हम गुना करें, गुणन, ठीक है ना, गुणन, ये देखो यहाँ गुणन, ठीक है, प्लस खंड। खंड का रूप में क्या हो गया? खंड का मतलब क्या हो गया? बांटना, विभाजित करना, है ना। और गुणन का मतलब क्या हो गया? गुना। अब अगर हम कोई भी संख्या ले लें, मान लो कि हमने 12 ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया? 12 ले लिया। अब 12 को अगर हम क्या करते हैं? खंडित करते हैं, बांटते हैं। तो खंडित करते हैं तो हम इसको 2 गुना 3 हम लिख सकते हैं छोटे छोटे रूप में। अब अगर इसको गुना किया जाए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो गुना करने पर उतना ही आ गया। और ये क्या हो गया? 12 छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया, 2 2 3 के रूप में विभक्त हो गया, खंडित हो गया। और इस खंडन के फलस्वरूप अगर इस खंडित भाग को गुना किया जाए तो वो कितना आ जाएगा? उसी संख्या के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। अब देखो, जैसे 140, इसका हमको गुणनखंड करना है, तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले क्या करना है? 140 को आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करेंगे? कैंसिलेशन कर देंगे, कटा देंगे, ठीक है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या हमारे जहन में क्या आती है? 1 आती है। तो एक से तो सारी संख्याएं क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो 1 को छोड़कर 1 से आगे बढ़ते हैं तो दूसरी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 2 है। क्या ये 2 से कैंसिलेशन होगा? तो बिल्कुल होगा। हम इसको कटा सकते हैं, 2 7 14, 0, 2 से कैंसिलेशन हो गया। ये 2 से हमको तब तक इसको खंडित करना है, तब तक बांटना है जब तक कि ये 2 से कटता है। तो एक बार विभक्त हो गया, अब फिर लास्ट में 0 आ रहा है। और 2 का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो या शून्य हो तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो ये 2 से फिर कट सकता है। अगर 2 से कटाएं तो अगर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 बच गया, 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब अंत में 5 आ गया, इसलिए 2 से कटने वाला है नहीं। तो 35 को हम किस संख्या से कटा सकते हैं? किस अंक से कटा सकते हैं? तो 35 को हम 5 से कटा सकते हैं, 5 7 35। कुल मिलाकर अगर इसका गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको और विस्तारित रूप में लिखना चाहेंगे, अब इसको अगर और विस्तारित रूप से आप लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2 कितना है? 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। तो 2 बार आने का मतलब कितना हो गया? 2 पर पावर हम 2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 7,
तो ये आपका 140 का कंप्लीट गुणनखंड हो गया। आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसके बाद कुछ अंक और दिए हुए हैं, उसको आपको देख लेना है कि गुणनखंड हमको कैसे करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस इसके बाद है आपको लिखना है 156 का गुणनखंड करना है। तो ये इजी आप कर लीजिए, इसके आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कितना है 3825, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 3825 का ये आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करें, बिल्कुल वैसे। पहले आप देख लें कि ये कौन से अंक से कटता है। 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि आपके अंत में 5 है। और 2 का रूल क्या है, 2 का रूल है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 रहे तो वो 2 से विभाजित होगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अगर हम 3 से देख लेते हैं कि क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल ये होता है कि आप सभी अंक को आपस में जोड़ लीजिए। जितना दिया हुआ है सभी अंक को आपस में जोड़ लीजिए। तो अगर जोड़ना चाहेंगे तो 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18। क्या 18 3 के टेबल में 18 आता है, 3 के पहाड़े में? तो बिल्कुल आता है। 3 6 18, 3 6 18। तो इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगा। तो कितना होगा, 3 एकाई 3 हो गया, 8 3 दूनी 6, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाता है, 22। समझिए अब कितनी बार में कटेगा, तो 22 से कम अगर हम लेंगे 3 के पहाड़े में तो 3 सत्ते 21 आता है। 3 सत्ते 21। अब 22 में से हमने 21 ले चुका, तो इसके पास कितना बच गया, 1, और यहाँ पर पहले से कितना है, 5। तो 1 और 5 कितना हो गया, 15। अब कितना से कटेगा, 3 5 15। आगे सुनो, 3 से कटेगा। अब हम फिर से ट्राई करेंगे, क्या दूसरा, क्या फिर से ही ट्राई कर देते हैं 3, क्या 3 से कटेगा? तो जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 7 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो 15 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो कितना होगा, देख लो जरा, 3 4 12 हो गया। अब 7 है, 3 दूनी 6 हो गया, 1 15, 3 5 15। समझ रहे हो? अब कितना बच गया, 425। अब एक बार 3 से ही हम आ रहे हैं, तो फिर 3 से ट्राई कर लेते हैं कि आप 425 3 से कटेगा। तो कैसे करना है, इनको जोड़ के देखो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब अब ये 3 से नहीं कटने वाला है। तो अब किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 का रूल क्या है, 5 का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 रहे या 5 रहे तो वो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस संख्या के अंत में 5 है, इस वजह से ये 5 से कटेगा। देख लेते हैं। अच्छा, 4 का नियम क्या है, अगर वो 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, बिल्कुल ये ध्यान रखिए। 5 5 8 40 हो गया, 2 25, 5 25। फिर लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 इकाई 5, 3 35, 5 7 17 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। और इसको और विस्तार से लिखे तो 3 गुना 3 मतलब 3 स्क्वायर, 5 गुना 5 5 स्क्वायर गुना 17। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब बाकी जो 4 और 5 में है, ठीक है, 4 और 5 के क्वेश्चन भी आप घर पर बना लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो बिल्कुल कमेंट करके हमको बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे 26 और 91 किस विधि से, गुणनखंड विधि से। इससे पहले भी हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, लेकिन किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से निकाला है। तो यूक्लिड विभाजन विधि में 1.1 में यूक्लिड विभाजन विधि था, और 1.2 में आपका दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो गुणनखंड विधि से। और अभी हम लोगों ने देखा कि गुणनखंड कैसा होता है, तो जरा देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। सबसे पहला हमारा वर्क है कि 26 और 91 का आप गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग साइड में कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड अगर हम करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 13 अभाज्य संख्या है इसलिए 13 अन्य संख्याओं से नहीं कट सकता है, तो 2 गुना 13 ये हमारा हो गया गुणनखंड 26 का। 91 का देखिए, तो 91 का अगर हम देखेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7 7 21, 7 गुना 13।
इसका मतलब है कि 26 का अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 गुना 13। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एकदम आसानी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 91 का गुणनखंड लिखते हैं तो कितना आ रहा है, 7 गुना 13। अब आपका क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ बहुत इजी तरीके से, इन दोनों के गुणनखंड में देखिए जो संख्या मिल रही है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो जो संख्या मिल रही है वो एचसीएफ बन जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 13। ठीक है, आगे अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कैसे हम चुनेंगे, तो एलसीएम का रूल थोड़ा सा अलग हो गया। कैसा, कैसे अलग है, देखिए अगर हमको एलसीएम को फाइंड करना है तो एलसीएम को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों ही संख्या को गुना कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया है 26 गुना 91, और जितना एचसीएफ आया उससे भाग कर देंगे। तो इसको भाग करने पर ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, जो बचा उसको गुना कर दो, 2 कहीं 2, 2 9 18, 182 हो गया आंसर। आगे से ये पहला रूल। अगर आप दूसरा रूल देखना चाहेंगे इसका कि दूसरे रूल पर कैसे बनेगा, तो दूसरे रूल पर कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो रूल है सिर्फ 2 अंक वाले जो एचसीएफ एलसीएम होंगे उसी पे वर्क करेगा। कभी कभी 3 अंक वाले आ जाते हैं तो 3 अंक वाले पर ये रूल काम नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे, 3 अगर संख्याएं आ जाती हैं उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तब क्या करेंगे, आप गुणनखंड पर जाइए, गुणनखंड पर जाइए और पहले गुणनखंड जितना है उसको आप लिख लीजिए। 2 13 था, बिल्कुल लिख लेना है, कुछ नहीं करना है, पहले जो गुणनखंड में जितने अंक आए उसको लिख लें। अब दूसरे गुणनखंड पे जाइए, पहले अंक को देखिए 7, जो अंक नहीं है इसमें उसी को आपको लिखना है, तो 7 नहीं है तो 7 आप लिख लीजिए। 13 लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखना है। ठीक है, अब बाकी सारे अंक आ गए, अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है। 13 दूनी 26, 26 गुना 7 अगर करेंगे तो 182 होगा। ये आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 3 पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब बाकी इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको आप बना लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ 3 अंक हमको मिलेंगे, 12, 15, 21। इसका क्या करना है, हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे आप कर लीजिएगा, इस तरह से ही गुणनखंड करना है। 2 से कटेगा, 2 6 12, फिर 2 से 2 6, मतलब 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। अब 15 का उसी तरह से गुणनखंड अगर इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 6 15, और 21 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो अंक तीनों में प्रेजेंट हो, तीनों में है, जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कैसे आएगा, तो हम क्या बताएं कि पहले जो गुणनखंड है उसके सारे मान को आप लिख लो। चलिए भैया लिख लिया। अब दूसरे पे आते हैं, 3 आ रहा है, 3 लिख चुके ना, तो जो लिख चुके हैं उसको नहीं लिखना है। 5 नहीं लिखेंगे इसलिए 5 हमको लिखना है। तीसरे पर आते हैं, 3 लिख चुके हैं, 7 नहीं लिखेंगे तो 7 लिखना है। बस इतना ही करना है, पहले गुणनखंड को लिख लेना है, उसके बाद जो अंक नहीं लिखा गया है उसको बैठा देना है। अब आप गुना कीजिए, 2 दूनी 4 या 12 5 60 और 6 7 42, 420 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इसका जो एचसीएफ है वो 9 दिया है, 9 दिया है। तो कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। ठीक है, 2 संख्याएं दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम दिया है। देखिए एक फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन, जब हम लोग 1.1 पढ़ रहे थे तो हमने बताया था एक फार्मूला क्या होता है, याद होगा आप लोग, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। एक फार्मूला एक और होता है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होता है, पहली संख्या
ठीक है, गुना दूसरी संख्या। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये होता है एक फॉर्मूला। अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, इन चारों में से कोई एक नहीं देगा और जो नहीं देगा उसको आपको फाइंड करना है। इसमें देखिए 1 2 3 चीज दिया हुआ है, LCM नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या की जगह पहली संख्या रख दीजिए, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या आप रख दीजिए और HCF की जगह HCF का मान रख दीजिए 9 और LCM आपको निकालना है। तो जैसे ही आप LCM निकालेंगे आप पढ़ें कि गुना है LCM, अगर गुना वाली संख्या को बराबर के इस पार लाते हैं तो वो भाग में बदल जाती है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर पहले से क्या है 306 गुना 657 और ये 9 गुना में था, इस पार आ गया, बराबर के इस पार ला रहे हैं तो वो भाग में बदल गया। अब इसको क्या करना है, कटा देना, कटा दीजिए इसको, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 2 बचा 27, 9 3 27, 306 गुना 73 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,338 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, कभी भी आपको ये कह सकता है पहली संख्या ज्ञात करने के लिए, या हो सकता है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, या हो सकता है HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो 3 मान दिया रहेगा और एक मान जो नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालेंगे तो उसके साथ जुड़ा हुआ मान कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6n का मान क्या 0 पर समाप्त हो सकता है? n का मान क्या होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी। तो अगर भैया n का मान हम प्राकृतिक संख्या लेंगे तो n का मान प्राकृतिक संख्या जरा ले लो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट, इनको अगर यहां पर पुट किया जाए, जैसे 6 पर पावर n की जगह पर 1 रख दे तो इसका मान कितना हो जाएगा। अगर हम n का मान 1 की जगह 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 इसमें 36 हो जाएगा। तो क्या ये कभी आगे बढ़ते जाएगा, 3 रखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 4 रखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये कभी क्या शून्य पर समाप्त होगा? अगर एक लास्ट मोमेंट अगर हम देखें कि 6 पर पावर अगर हम 0 भी कर देते हैं, पूर्ण संख्या भी कर देते हैं, तो भी इसका मान 1 आएगा, कभी 0 नहीं आ सकता। तो 6n का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान एक वृत्ताकार पथ है और 2 बच्चे उसमें चक्कर लगा रहे हैं। जैसे एक वृत्ताकार पथ है और इस पर 2 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं और दोनों बच्चे क्या हो रहे हैं कि 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर किसी एक स्थान पर दोनों क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। ठीक है, दोनों आकर मिल रहे हैं। तो वो किस समय पर, कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, न्यूनतम संख्या हमको निकालना है कि न्यूनतम समय कौन सा होगा जहां पर वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो कभी भी न्यूनतम संख्या जब हमको निकालना पड़े कि न्यूनतम संख्या मतलब न्यूनतम समय के बाद वो किस सिचुएशन पर जाकर मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिंपल एकदम ध्यान रखना है कि क्या करना है, हमको लघुत्तम समापवर्तक निकाल देना है। जैसे कितने कितने अंतराल पर है, एक 12 और दूसरा क्या है 12 मिनट में और दूसरा क्या है 18 मिनट। तो पहले 12 का गुणनखंड आप कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 18 का गुणनखंड कीजिए, 2 तिया 6 तिया 18 गुणनखंड। अब इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए। तो एलसीएम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे अंक को पहले गुणनखंड का आप लिख लीजिए। अब दूसरे पर आइए, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, लेकिन दोबारा 3 आ गया तो इसको हमको लिख लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो 36 मिनट के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही है, इतने क्वेश्चंस थे हमने जो करवा दिए। आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब जो आप समझ रहे हैं टफ एक्सरसाइज नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत इजीली आपको समझ में भी आ रहा होगा।
आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे कुछ चीज़ें टफ होती जाएंगी, लेकिन बहुत आसानी से हम बताएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ को समझिए, रिवाइज कीजिए और जो होमवर्क दिया उसको बनाइए, कैलकुलेट कीजिए। अगर कुछ मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप हमको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे, इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और तब तक के लिए हाँ, अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये जो आप कर नहीं रहे हैं ये गलत है। आप जितना ज़्यादा हमको एनर्जी देंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए